बहू, आज से तुम्हारी रसोई अलग। भाभी, खाने में क्या बनाऊं? घर की सफाई पूरी हो गई है। आप जो बोलो खाने में चढ़ा दूं। आज मुझे घर जल्दी जाना है। मीना ने घर की बहू स्नेहा से पूछा और फ्रिज खोल सब्जी निकालने लगी। मीना, ऐसा कर, आज दाल चावल और आलू की सब्जी बना ले। सब्जी में पनीर की ग्रेवी वाली सब्जी। ठीक है भाभी। भाभी, खिचड़ी भी डाल दूं? कल डॉक्टर ने बाबूजी के लिए खिचड़ी खाने के लिए कहा था ना, और अम्मा ने कहा था बाबूजी के लिए जाते जाते खिचड़ी बनाती जाऊं। मीना ने पूछा तो स्नेहा ने बड़े अनमनी ढंग से कहा, अरे नहीं, कोई ज़रूरत नहीं। कल रात की खिचड़ी आज फेंकनी पड़ी और बाबूजी बिल्कुल ठीक है, वो दाल चावल खा लेंगे। बेकार में सामान का क्यों नुकसान करना। कहते हुए स्नेहा घर की ऊपरी मंजिल पर चली गई। घर के नीचे के हिस्से में रसोई बैठक था और घर के मालिक अनुरुद्ध जी और रमा जी रहते थे। उनके बेटे, बहू और पोते का कमरा ऊपरी मंजिल पर था। घर अनुरुद्ध जी ने बनवाया था। साड़ियों के व्यापारी अनुरुद्ध जी के घर पैसे की कोई कमी नहीं थी। अनुरुद्ध जी ने व्यापार को बहुत ऊंचाई दी थी। अब साथ में बेटे के साथ ने उन्हें शहर के सबसे बड़े व्यापारियों में शामिल हो गए। दोपहर के समय पति और बेटे आने का समय हुआ। रमा जी रसोई में गई देखने क्या क्या तैयार हुआ है। मीना, क्या बनाया है? अम्मा जी, दाल चावल, आलू की सूखी सब्जी और पनीर की ग्रेवी वाली सब्जी सब तैयार है। खीरे का रायता बना रही हूँ। और बाबूजी के लिए मूंग वाली खिचड़ी वो तैयार है ना? सब आते ही होंगे। उनका सवाल सुन मीना चुप हो गई। वो अम्मा, भाभी ने मना कर दिया। उन्होंने कहा जो खाना बन रहा है वो बाबूजी भी खा लेंगे। कहते हुए मीना सिर झुकाकर खड़ी हो गई। ऐसा कर, तू खिचड़ी चढ़ा दे, बाबूजी खिचड़ी ही खाएंगे। कहते हुए बाहर चली गई। रमा जी गुस्से से बिफर पड़ी। हॉल में आई और स्नेहा को आवाज़ लगाई, हाँ माँ, क्या हुआ? अभी तो बाबूजी और रमेश जी आए नहीं, फिर आपने क्यों बुलाया? मीना को तुमने खिचड़ी बनाने से मना किया स्नेहा? ये सुन स्नेहा घबरा गई। हाँ माँ, कहते हुए पसीने छूट गए। रमा जी ज़्यादा नहीं बोलती और ना ही सास बनकर बहुत टोका टाकी करती स्नेहा से, लेकिन स्नेहा जानती थी कि इस घर में उनका रुतबा सबसे बड़ा था, इसलिए बार बार वो कोशिश करती उनके सत्ता के चुनौती को चुनौती देने की, लेकिन हर बार असफल हो जाती। आज फिर वही काम किया था स्नेहा ने। वो चाहती थी कि घर कर उसका राज चले। वो माँ, मैंने सोचा अब बाबूजी की तबीयत ठीक है, इसलिए। स्नेहा, मैं तुम्हें ज़्यादा नहीं रोकती टोकती, लेकिन एक बात बता दूं, अभी भी ये गृहस्थी मेरी है और वो रसोई भी मैंने हमेशा तुम लोगों को छूट देती हूँ कि तुम लोग अपनी ज़िंदगी जैसे मन हो जियो, लेकिन ये हक कभी नहीं दिया कि तुम हम दोनों पति पत्नी के जीवन का रहन सहन का फैसला लो। ये घर और गृहस्थी मेरी है और जो जमी जमाई रसोई तुम देख रही हो उसको जमाने में मेरी ज़िंदगी के 40 साल लगे हैं। ऊपर की मंजिल पर एक रसोई घर है। आज से तुम अपनी रसोई अलग कर लो, मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी, और उस रसोई की मालकिन बनकर खुद के लिए फैसले लेना। लगातार गुस्से में बोलते हुए रमा जी कांपने लगी। तभी अनुरुद्ध जी के बेटे साथ आ गए। भाई, क्या हुआ? इतना सन्नाटा क्यों है? खाना तैयार हो तो डाइनिंग टेबल पे लगाओ, हम आते हैं। और सुनो, खिचड़ी के साथ थोड़ी चटनी भी बनवा लेना। इतना खाने की इजाज़त तो है ना? हाँ हाँ, बैठिए ना, बस सब तैयार है। कहते हुए रसोई में गई और जल्दी से मिर्च और लहसुन की चटनी बनाने लगी। सभी ने खाना ख़त्म किया और कुछ देर बाद अनुरुद्ध जी बेटे रमेश के साथ दुकान चले गए। रमा जी ने स्नेहा को बुलाया और बोली, स्नेहा, क्या सोचा है? आज शाम तक अपनी रसोई जमा लो। मैंने अनुरुद्ध जी और रमेश के सामने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब सब कुछ तुम्हारे ऊपर है। जैसा तुम चाहो वैसा हो। स्नेहा डरी हुई थी। अब तो उसकी हालत खराब थी। उसने कल्पना भी नहीं की थी कि उसकी छोटी सी बात ऐसे गले पड़ जाएगी और सासू माँ इतना कठोर बन जाएगी। रमेश माँ के लिए कोई भी तकलीफ, उनकी बेइज्जती नहीं बर्दाश्त कर सकता था। तुरंत सासू माँ के कदमों में गिर गई। माँ, मुझे माफ़ कर दीजिए, गलती हो गई, अब ऐसी गलती नहीं होगी। आपका बड़पन है कि आपने रमेश और बाबूजी के सामने कुछ नहीं कहा।
कहते हुए हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। रमा जी ने बहू के हाथ पकड़ अपने पास बैठा लिया और बोल पड़ी, बहू मैं भी चाहती हूँ तुम इस घर की जिम्मेदारियों को संभालो। तुम जब ब्याह कर आई तब से मैंने कभी अपने विचार तुम्हारे ऊपर नहीं थोपे। चाहती हूँ तुम जिम्मेदारियों को निभाओ, लेकिन सभी के भावनाओं को ख्याल रखकर किसी का मन ना दुखाओ। मीना जब भी पूछती खाने में क्या बनेगा तो मैं उसे तुम्हारे पास भेजती हूँ। मैं चाहती तो खुद ही सब बता देती। किसी गृहस्थी को बनाने में वर्षों लग जाते हैं। पति पत्नी की मेहनत, उनके अपने अनगिनत सपने जिन्हें वो गृहस्थी की नींव में झोंक देते हैं, अपना धैर्य जाने क्या क्या। उस गृहस्थी में सभी की भावनाओं का ख्याल होना चाहिए, बड़ा या छोटा सभी को सम्मान मिलना चाहिए, तब एक गृहस्थी सुंदर बनती है। कहते हुए रमा जी की आंखों से निर्झर नीर निकलने लगे। स्नेहा ने उनके आंसू अपने हाथ से पोंछा और बोली, माँ मैं समझ गई, गृहस्थी को किसी से लेना या मांगना नहीं होता। वो एक भाव है जिसे जीना होता है, जिसे समझना होता है। एक एक तिनका जोड़कर गृहस्थी बनती। मैं तो आज तक जिम्मेदारियों और अधिकार को आपसे छीनना चाहती थी, अब नहीं। मैं एक एक कर अपनी गृहस्थी की ईंट रखूंगी आपकी तरह। कहते हुए उनके गले लग गई स्नेहा और रमा जी उसे सीने से लगा लिया। वो समझ रही थी सुबह का भूला बच्चा शाम को घर वापस आए तो एक माफ़ी तो बनती है। दोस्तों इस कहानी की लेखिका अर्चना पांडे है। ये कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है और इसी तरीके की कहानियाँ देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल बटन भी साथ में दबाएं जिससे इसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।